गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आप लोग को लास्ट क्लास में ऑप्टिक्स वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला पार्ट ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो गया। सारा कुछ डिस्कस हो गया उसमें। प्लस लेक्चर जो था वो हाफ हाफ का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था और हाफ नहीं हुआ था। लेकिन अभी आप जाके अगर वीडियो सेक्शन में चेक करोगे तो आपको पूरा लेक्चर मिलेगा। तो वो कंप्लीट लेक्चर है। अगर जिन स्टूडेंट्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर कवर नहीं हुआ है तो वो वीडियो सेक्शन में जाके और वो कंप्लीट उसको कवर कर लेंगे। एक डीपीपी आपको लास्ट क्लास में मिली थी। एक डीपीपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आज भी मिलेगी। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डीपीपी इसीलिए मिलेगी क्योंकि आज जो पार्ट स्टार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ रे ऑप्टिक्स होगा। और इसका इंट्रोडक्शन ही काफी बड़ा है रे ऑप्टिक्स का। और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में नहीं बनते। इंट्रोडक्शन केवल एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता है जो इस पूरे चैप्टर इनफैक्ट अभी अपकमिंग 3 चैप्टर्स के लिए रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट 3 चैप्टर्स ऑप्टिक्स बेस्ड हैं। पहला चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, दूसरा वेव ऑप्टिक्स है और तीसरा चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है। ये तीनों के तीनों चैप्टर्स ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। पहले चैप्टर में लाइट की स्टडी करेंगे और लाइट को जब हम मानते हैं कि लाइट प्रोपगेट करती है स्ट्रेट लाइन तो वो पूरा प्रोपगेशन रे ऑप्टिक्स में आता है। फिर ऐसे अलग अलग प्रोपगेशन होता है, उसको हम अभी समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि आखिर वो है क्या। तो पहला पॉइंट आप बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक सबको क्लियर है? नोट्स का क्या स्टेटस है? कवर है नोट्स सबके? ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी इनकम्प्लीट है? ठीक है, आज आप लोग कवर कर लेंगे। पेजेस छोड़ दीजिए, उतने पेजेस कितने लेफ्ट करने उतने हिसाब से कर ली। ठीक है। एक्सरसाइज आप लोग चाहो तो आप जो आपको आज शीट मिलेगी उसमें मिक्स क्वेश्चन है। आप उसमें देखोगे आपको बोर्ड के क्वेश्चंस भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हैं। तो दोनों दोनों लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें। आप दोनों को समझ जाओगे कि सेम क्वेश्चन आता है, सेम पैटर्न लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है। और वो शीट आप सॉल्व करिएगा पूरी तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स। अगर हम इस चैप्टर को अभी फिलहाल तो इसको हमको बोलना चाहिए कि ये कंप्लीट पार्ट इट इज ऑप्टिक्स है केवल, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो मैसेज भेजा था ग्रुप में आपका जेई से अपडेशन को। आप में से जितने स्टूडेंट के आधार कार्ड अपडेट नहीं है प्लीज आप अपडेट करवा लेना। ये उतना ही मैंडेटरी है जितना आपके लिए किसी कोई दूसरा काम। तो फॉर्म भरना जितना मैंडेटरी है उतना ही आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट। कितने स्टूडेंट हैं जिनके आधार कार्ड अभी अपडेट नहीं है और पुराने फोटो लगे हुए हैं? आज से 8-10 साल पहले का फोटोग्राफ आधार कार्ड में लगा हुआ है, अपडेट करा लो आप लोग। डिस्पैरिटी है किसी के आधार कार्ड में जो 10th क्लास की मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ या नेम में कुछ ऐसा तो नहीं है? कोई भी अगर कुछ भी हो तो उसको पूरा पूरा क्लियर करा लेना। क्योंकि इस बार एंट्री लेवल पर जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा तभी से सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट करिए ऑप्टिक्स। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्चुअल में ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। यहां से क्लास स्टार्ट होगी। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे कि रे ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, पहले इसको देखते हैं। तो पहला फर्स्ट नोट करिए, ऑप्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which it is a branch of physics which with deals with the propagation of light, its effect, its effect, properties, its effect, properties, and phenomena, related with light. Related with light.
next line. There are two branches of optics. There are two branches of optics. उसमें करिए, there are two branches of optics. First, geometrical optics, and second, physical optics. First, geometrical optics, and second, physical optics. First, geometrical optics, and this geometrical optics also known as ray optics. And second, physical optics. कितना किया? उसके बाद करना है आपको physical optics further divided in two parts. Physical optics further divided in two parts. First, physical optics divided in two parts. First, wave optics. Second, quantum optics. Second, quantum optics. पहले ऑप्टिक्स के दो पार्ट हो गए, ठीक है। पहला पार्ट है ऑप्टिक्स का, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, और दूसरा पार्ट है आपका फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको आप रे ऑप्टिक्स ही बोलते हो। सेकंड इज अ फिजिकल ऑप्टिक्स, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है वेव ऑप्टिक्स और एक होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। गॉट इट? अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम इसके बाद करिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहले इसके बारे में पूरा स्टडी कर ले कि आखिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अच्छा, पहला, कोई तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पर ऑप्टिक्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोई एक क्राइटेरिया होता है ना जिसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं चीजों को। तो आंसर है, ऑप्टिक्स को जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट किस तरह से प्रोपगेट करती है, तो इसके बारे में अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग फिनोमिनास हैं, और उन फिनोमिनास के बेसिस पर इस पूरे ऑप्टिक्स को डिवाइड किया गया। तो यहां पर सबसे पहला नोट करिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक और नाम है रे ऑप्टिक्स, नोट करना। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which the propagation of light is to be considered propagation of light is to be considered in the form of rays, in the form of rays, the form of rays. It is valid, it is valid till the wavelength of light, it is valid till the wavelength of light is very small, very small, then the size of obstacle, very small, then the size of obstacle phenomena like reflection, size of obstacle, phenomena like reflection, refraction, and dispersion, phenomena like
reflection, refraction, dispersion come under geometrical optics. Under geometrical optics. Next line. In this optics, the propagation of light is to be considered in a straight line path. Propagation of light is to be considered in a straight line path straight line path and the size of image, distance of image object, size of image, distance of image object can be determined by geometrical interpretation, can be determined by geometrical interpretation, determined by geometrical interpretation. Got it? तो यहां पर आप geometrical interpretation से ये सारी चीजें आप बता सकते हो. Is it okay? Second नोट करना, physical optics. This one is a second part. Physical optics. इसमें नोट करना, it is a branch of physics in which we study about the physical properties of light, in which we study about the physical property of light. There are two parts of physical optics. There are two parts of physical optics. First, wave optics. Second, quantum optics. First, wave optics. Second, quantum optics. Now, first, wave optics. It is wave optics. It is a branch of physics. It is a branch of physics in which the propagation of light, is to be considered, propagation of light is to be considered in the form of waves, Under this branch, we study the phenomena. We study phenomena like interference, phenomena like interference, diffraction, interference, diffraction of light, interference, diffraction of light, and polarization. Diffraction of light and polarization. Got it? चलिए यहां तक आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछना एक पहला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या क्या फिनोमेना बताए? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन. रे ऑप्टिक्स दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए कि इसमें लाइट कैसे फॉर्म में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन, रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है.
अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्म में। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या फिनोमेना स्टडी करते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इज इट ओके? ये सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट करना इसके बाद क्वांटम ऑप्टिक्स। नेक्स्ट करना क्वांटम ऑप्टिक्स। इसमें करना इट इज a branch of physical optics. It is a branch of physical optics in which the propagation of light in which the propagation of light is to be considered propagation of light is to be considered in the form of tiny particles in the form of tiny particles called photon called photon. Phenomena like photoelectric effect, phenomena like photoelectric effect, Raman effect, Raman effect, Crompton effect, phenomena like photoelectric effect, Raman effect, Crompton effect, phenomena like photoelectric effect, Raman effect, Crompton effect, हाँ Crompton effect, हाँ Crompton effect, we study under quantum optics, we study quantum नहीं है, Crompton, हाँ study under क्वांटम ऑप्टिक्स। इतना किया। चलिए, वी स्टडी अंदर अंडर क्वांटम ऑप्टिक्स। अच्छा, CROMPTON, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहां तक हो गया। अब यहां तक हो गया। चलिए, अब आप लोगों से पहला क्वेश्चन, सबसे पहला इफेक्ट बताइए कौन सा होता है? सबसे पहला बताइए, सबसे पहली ब्रांच जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल की खास बात क्या है? स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। इज इट ओके? तो हम पहला जो फर्स्ट चैप्टर आपका सेकंड बुक का है वो क्या नाम है उसका? रे ऑप्टिक्स। तो पूरी रे ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ध्यान से सुनना, पूरी रे ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी पढ़ोगे वहां पर लाइट को किस फॉर्म में लेके चलोगे? स्ट्रेट लाइन और रे के फॉर्म में। इज इट ओके? तो यहां पर हम एंटायरली पूरे पार्ट में लाइट को रे के फॉर्म में लेके चलेंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर बताइए, नाम बताइए। वेव ऑप्टिक्स। आपका सेकंड चैप्टर वेव ऑप्टिक्स है, वो किस ऑप्टिक्स के अंडर आता है? फिजिकल ऑप्टिक्स। उसमें आपको वेव के फॉर्म में स्टडी करनी है, यानी वहां आपको बताया जाएगा वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेव, लाइट को एज अ वेव कंसिडर किया जाता है। इसीलिए लाइट को एज अ, कहीं पर कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए हम रे के फॉर्म में लेते हैं और कुछ फिनोमेना के लिए हम उसको वेव के फॉर्म में लेते हैं। एक्चुअली रे और वेव दोनों कॉन्सेप्ट को इस तरह से कंसिडर करते हैं, यदि हम लाइट को रे के फॉर्म में ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फिनोमेना कंसिडर हो रहा है, तो यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, तो ये रे कहलाएगा, और ये दूसरी क्या हो गई आपकी? वेव। तो आइदर वी कैन कंसिडर अ वेव और वी कैन कंसिडर अ रे फॉर्म। और तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है, बताइए थर्ड पार्ट का तीसरा क्या नाम है ऑप्टिक्स का? क्वांटम ऑप्टिक्स। और क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या माना जाता है? लाइट कैसा चल रहा है? पार्टिकल के फॉर्म में। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इन पार्टिकल्स को? फोटोन पार्टिकल्स कहते हैं। इज इट ओके? ये एनर्जी पैकेट्स, बंडल्स होते हैं, और इनकी एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर होती है, और इन पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन पैकेट्स या बंडल्स। तो वो कौन सा फिनोमेना है जो इसके बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट। ये सारे फिनोमेना जो हैं वो किसके बेसिस पर लिए गए?
क्वांटम पार्टिकल्स के, या फिर उसको क्वांटम पार्टिकल भी बोलते हैं या क्वांटम ऑप्टिक्स के बेसिकली। चलिए अब आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, लेकिन स्टिल रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो ऑप्टिक्स में बहुत प्रॉब्लम जाती है। यहां पर इसे आप कह सकते हो, अगर मैं इसको ये बोलूं कि आज की क्लास में आपको जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे एक्चुअली में कॉन्सेप्ट पॉइंट है, तो गलत नहीं होगा। पर हम इतने सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो ये पूरा आपको एक पूरा कंटिन्यूएशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसको बोलते हैं ना बेस बिल्डिंग ऑफ अ चैप्टर, ये वो है जो अभी बताने जा रहा हूं। तो इसीलिए यहां पर हम एक एक इसको ना पॉइंट वाइज नोट करना है, जितने भी पॉइंटर्स हैं ये इनको पॉइंट वाइज नोट करना है। जब भी ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो पहले ये इसको रिवाइज कर लोगे। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करिए। सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की स्टडी करनी है उस फैक्टर का नाम है लाइट। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये लाइट होती क्या है और इसके बारे में पढ़ेंगे। इज इट ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट करिए। यहां पर अब मैंने बोला ना पॉइंटर्स, मतलब ये पॉइंट वाइज चलता रहेगा, तो आप स्टार बनाते जाओ या पॉइंट्स में नोट करते आओ, योर चॉइस, पर ये अब सारा पॉइंटर्स चलेंगे। चलो, लाइट। Light is a form of energy. Light is a form of energy. Light is a form of energy. It is an electromagnetic wave. It is an electromagnetic wave which travels with the speed of light, which travels with speed of 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Done? चलिए नेक्स्ट पॉइंट करिए। इतना किया? पहला क्या नोट किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। It does not deflected by external electric or magnetic fields. It does not deflected by external electric or magnetic field. It does not deflected by external electric or magnetic field. किया इतना? It does not deflected by external electric or magnetic field. It takes 8.3 minutes. It takes 8.3 minutes to reach. It takes 8.3 minutes to reach from sun to earth. It takes 8.3 minutes to reach from sun to earth. Noted? sun to earth. यहां तक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करिए। the wavelength of light the wavelength of light lies 4000 angstrom to 7000 angstrom. 4000 angstrom to 7000 angstrom. 4000 to 7000.
अच्छा, आपको हमेशा ये बताया जाता है ना कि लाइट कितने बेसिक कलर से बनती है? लाइट 7। एक्चुअली आपको बोला जाता है कि लाइट जो है वो 7 बेसिक कलर से मिलके बनती है, पर एक्चुअली बेसिक कलर 6 होते हैं, 7 नहीं होते, ध्यान रखना हमेशा। और ये 6 कलर्स हैं। चलिए, ये कलर्स का सीक्वेंस वैसे क्या होता है बताइए आपके हिसाब से? अपन देते हैं विबग्योर, उसमें वॉयलेट से स्टार्ट होता है, लेकिन जो इंडिगो कलर है वो बेसिकली इंडिगो सेपरेट, इंडिगो इज अ पार्ट ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट, उसी का एक पार्ट कहलाता है। तो उसको एक्चुअली में कोई सेपरेट कलर नहीं माना जाता। तो कलर आपके स्टार्ट होते हैं, सबसे पहला स्टार्ट होता है वॉयलेट। इज इट ओके? फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्लू, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रीन, फिर नेक्स्ट आता है येलो, फिर आता है ऑरेंज, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आता है येलो, फिर आता है ऑरेंज, और फिर आता है आपका रेड। इज इट ओके? अच्छा, इनकी वेवलेंथ रेंज कैसे दी जाती है? तो आपको देखिए यहां पर जो वेवलेंथ रेंज है, सबसे पहले ये होती है 4000, ये आता है 4500, ये आता है 5000, ये वाली वैल्यू आती है 5500, ये वाली वैल्यू आती है 6000, ये होता है 6500, और ये होता है 7000। ये इस तरह से इनका वेवलेंथ रेंज दिया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर कलर सीक्वेंस स्टार्ट होगा आपका वॉयलेट से, जो स्टार्ट होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से, ये चलेगा टिल रेड कलर जो होता है 7000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अब जब भी आप लोगे 1 एंगस्ट्रॉम आपका होगा 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। इज इट ओके? अब इसमें एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और उसके बेसिस पर हम सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट करते हैं। नोटेड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है और इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ यही पार्ट है जो ह्यूमन आई के द्वारा विजिबल होता है। डन? डन दिस पार्ट? इसके बाद करना। यहां तक हो गया? अब नोट करना। स्पीड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव speed of electromagnetic wave is product of wavelength and frequency. Speed of electromagnetic wave is product of wavelength and frequency. ये रिलेशन लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए इसको पूरा नहीं कैसे आया है आपको पता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, v जो है वो स्पीड है, लैम्डा वेवलेंथ है,
वेवलेंथ है और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी है। अब नोट करना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है देखकर बताओ, किस कलर की होती है? सबसे, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वेवलेंथ का मिल रहा है, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से नोट करते हैं, ये पूरा पार्ट वेवलेंथ है। हाँ चलिए बताइए, सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किस कलर की है? वॉयलेट कलर की है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? रेड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे लोएस्ट होगी उस कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगी उस कलर की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम यहां पर अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इनफैक्ट ये वॉयलेट कलर की होगी, तो हम जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये स्पीड अपॉन मिनिमम वेवलेंथ, ये वाला रिलेशन आ जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है बताओ? 3 × 10⁸ तो ये रिलेशन आपका बनता है 3 × 10⁸, और ये वैल्यू आपकी आती है 4 × 10⁻⁻7, क्योंकि 4000 था तो +3 और एंगस्ट्रॉम में -10, तो +3 और -10 -7 बचेगा। बोलो यस। और ये वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर सॉल्व करने के बाद 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स आफ्टर सॉल्विंग इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके? तो यहां पर दिस वन इज अ वैल्यू, जो ये किसकी फ्रीक्वेंसी है बताइए? वॉयलेट कलर। इज इट ओके? तो आप कर सकते हो, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर विच इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब चलिए आप नेक्स्ट निकालिए रेड कलर की फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि यहां पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। ये वैल्यू आएगी 3 × 10⁸, और ये आएगा आपका 7 × 10⁻⁻7। गॉट इट? और यहां पर ये सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 4.3 10⁻14 हर्ट्स। तो ये कलर का भी आप ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो आप ले रहे हो ये रेड कलर के लिए ले रहे हो, और ये वाला पार्ट दूसरा जो आप ले रहे हो ये वॉयलेट कलर के लिए ले रहे हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। सेकंड पॉइंट करेंगे हम लोग। सेकंड पॉइंट में करना है यहां पर स्पीड ऑफ लाइट। 1 मिनट, सेकेंड रुक जाओ, इसको इसको ऐसा फ्रेम करो। व्हेन लाइट पासेस, व्हेन लाइट passes from, when light passes from one medium to other, when light passes from one medium to other, speed and wavelength of light changes, speed and wavelength of light change, speed and wavelength of light change, इतना किया, कॉमा, amplitude may decrease, amplitude may decrease or remain constant, amplitude may decrease or remain constant, comma, frequency and color of light do not change, frequency and color of light do not change, frequency and color of light do not change। ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और ना ही लाइट का कलर चेंज होता है। इज इट ओके? फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, इतना कर लिया आप लोगों ने? ओके।
अब इसके बाद यहां तक करने के बाद आप एक काम इसको अंडरलाइन करना, फ्रीक्वेंसी एंड कलर डू नॉट चेंज को अंडरलाइन करना या हाईलाइटेड कर लो इनफैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा है। इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस मीडियम से पास हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा? तो आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यही कॉन्सेप्ट्स हैं। वेवलेंथ चेंज होती है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता। ऐसे ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। स्पीड कम बढ़ सकती, डिपेंड करेगा किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। ये सारा उस मीडियम पर डिपेंड करेगा। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट पॉइंट करिए। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। इतना किया? चलिए, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट करिए। द persistence of vision of human eye, persistence of vision of human eye is 1 by 10 seconds. persistence of vision of human eye is 1 by 10 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं इसको, कि अगर 10 सेकेंड्स के डिफरेंस से 1 बाय 10 सेकेंड डिफरेंस से दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो हमारी आई उनको कंटिन्यूअस देखती है। तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ऑलरेडी बता चुका हूं इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट करिए। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज 1 मिनट। ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, डिग्री वाला मिनट है। इट इज ओके। तो रिजॉल्विंग ऑफ ह्यूमन आई इज 1 मिनट। मिनट का मतलब हुआ 1/60 डिग्री। गॉट इट? तो आपको कैसे लेते हो आप? 1 डिग्री 60 मिनट्स। गॉट इट? 1 डिग्री 60 मिनट। तो आपका हो जाएगा बेसिकली 1 मिनट इज 1/60 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ रिजॉल्विंग पावर का क्या होता है। जब हम बहुत दूर की कोई चीज देखते हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हमारी आई जो है अगर उनको डिस्टिंग्विश कर लेती है तो हम बोलते हैं कि वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बट इफ आर आई इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट हमको एक करके दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जब हम पास जाके देखते हैं तो दोनों थोड़ा दूर दूर दिखाई देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को अगर डिफाइन करें तो ऐसे करेंगे कि इट इज एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी डिस्टिंगली टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उनको अलग अलग करके देखने की एबिलिटी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखने की एबिलिटी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका देखो बड़ा सिंपल तरीका है। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और हमारी आई पर यहां पर ये रे आ रही है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ 1, सपोज ये ऑब्जेक्ट 1, और ये हो गया ऑब्जेक्ट 2, और ये हो गई ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई पर दोनों से जो लाइट रे आती है वो अगर 1 मिनट से ज्यादा का एंगल बनाएगी तो हमारी आई दोनों को सेपरेट करके देख लेगी। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट से आने वाला एंगल 1 मिनट से लेस होगा तो हमारी आई दोनों ऑब्जेक्ट को एक करके देखेगी, अलग अलग करके नहीं देखेगी। तो इसी 1 मिनट को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। समझ में आया? तो रिजॉल्विंग पावर मतलब दो ऑब्जेक्ट से हमारी आई पर जो लाइट रे आती है अगर वो 1 मिनट का एंगल बना रही है या उससे ज्यादा बना रही है तो इसका मतलब वी आर एबल टू सी टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। हम आपको डिस्टिंक्टली उनको आप देख सकते हो। बट अगर वो दोनों 1 मिनट से लेस एंगल बना रहे हैं तो हमारी आई उनको अलग अलग करके नहीं देख सकती। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। द सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज टू बी नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आपको कई बार ये वर्ड यूज होगा मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट। तो आप कैसे समझोगे? तो उसको समझ जाना कि उसकी एक ही वेवलेंथ होती है, सिंगल, मल्टीपल वेवलेंथ नहीं होती। सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज टू बी नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। इज इट ओके? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है उसे कहते हैं सिंगल वेवलेंथ लाइट। कौन सी लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक? तो यहां पर सोडियम लाइट बोला जाता है। तो नोट करिए, सोडियम लाइट इज अप्रोक्सीमेटली सिंगल वेवलेंथ लाइट।
नेक्स्ट करना लाइट विथ विच कंसिस्ट विथ सेवरल वेवलेंथ्स, लाइट which consist with several wavelengths are to be known as heterochromatic light. Heterochromatic light, light which consists with several wavelengths called heterochromatic light. Example, white light. व्हाइट लाइट बहुत सारी वेवलेंथ होती है उसमें, क्योंकि उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो व्हाइट लाइट को हेटेरोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट नोट करिए, लेजर। नहीं मतलब उसी पार्ट में अपने पॉइंटर जो चल रहा है उसी में, लेजर लाइट क्या होती है? लेजर, इट इज अ मोनोक्रोमेटिक, it is a monochromatic, intense, unidirectional light beam. It is a monochromatic, intense and unidirectional light beam which travel in a straight line path. Which travel in a straight line path. Got it? Which travel in a straight line path. इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है लेजर का? लेजर का पूरा फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेजर लाइट होती है जो बेसिकली एक यूनिडायरेक्शनल और इंटेंस लाइट सोर्स में आता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपने जितने पॉइंट्स देखे कि लाइट में क्या क्या चेंजेस आता है, लाइट का क्या क्या पार्ट था, ये सारे कहलाते हैं बेसिक्स, मतलब बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले बताइए लाइट किस तरह की वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की नॉर्मल एयर वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या लाइट की स्पीड किसी अदर मीडियम में चेंज होती है? आंसर है यस। अगर लाइट मान लीजिए किसी अदर मीडियम जैसे ग्लास में जाती है या फिर वाटर से पास होती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। क्या क्या चीजें हैं जो लाइट की मीडियम चेंज होने पर बदलती, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मीडियम चेंज होने पर बदल जाते हैं? नाम बताओ। स्पीड बदलती है, वेवलेंथ बदलता है और एम्पलीट्यूड बदल सकता है। लेकिन क्या चीजें हैं जो नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती और कलर। अच्छा, कलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जैसे आप रेड कलर को वाटर से पास करवाओगे तो उसकी स्पीड बदल जाएगी, लेकिन कलर नहीं बदलेगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। गॉट इट? यहां तक किया आप लोगों ने? फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कितना रिजॉल्विंग पावर होता है हमारी ह्यूमन आई का? 1/10 सेकेंड है कि 1 मिनट? 1 मिनट रिजॉल्विंग पावर 1 मिनट होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है 1/10 सेकेंड होता है। इज इट ओके? मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहा जाता है? सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को मोनोक्रोमेटिक। हेटेरोक्रोमेटिक किसे कहते हैं? मल्टीपल वेवलेंथ जिसमें होती है व्हाइट कलर लाइट जो होती है। अच्छा, ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ग्रीन एंड येलो लाइट। हमारी आई जो होती है, इसको नोट कर लो अच्छा चाहो तो, ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव, ह्यूमन आई is more sensitive towards human eye is more sensitive towards green and yellow light। देखो पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें सिर्फ एक ही पार्ट हमको विजिबल होता है और वो होता है विजिबल लाइट का। और विजिबल लाइट में भी सबसे सेंटर में सिर्फ दो ही कलर आते हैं, एक आता है ग्रीन और एक येलो। हमारी आई उस कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। यानी आपने जो नेचर के सूदिंग कलर्स देखे हैं जिनको देखने के बाद भी आपको कभी भी स्ट्रेन नहीं होता, वो ग्रीन और येलो कलर होते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा देर तक रेड कलर या वॉयलेट कलर को नहीं देख सकते। इमेजिन करो आपको इस रूम में पूरा वॉयलेट वॉयलेट कर दिया जाए
तो आपको कुछ दिनों बाद ऐसा लगेगा जैसे ये चुभने वाला कलर है। लेकिन आप नेचर की ग्रीनरी देखते हो तो आपको नहीं लगता ऐसा। कारण ये है कि वो ह्यूमन आई के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव कलर है। तो वो हमारी आई सेंसिटिव, उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा हमारी आई जो होती है वो उस कलर के लिए फ्रीक्वेंसी जो उस कलर की होती है वो हमारी आई के से सबसे ज्यादा मैच करती है, जो हमारी आई का विजन रेंज रहता है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसीलिए नेचर का कलर आपने देखा होगा मोस्टली ग्रीन या फिर येलोइज में होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इससे रिलेटेड, अगर लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो नोट करिए, इफ लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, if light travels in the form of wave, light travels in the form of wave, then speed of wave is given by omega upon k. अगर लाइट वेव के फॉर्म में जब ट्रेवल कर रही है तो आप उसकी स्पीड को किससे दोगे? ओमेगा बाय के। अच्छा, ओमेगा क्या होते हैं यहां पर? ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी v क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट वेव, स्पीड ऑफ लाइट वेव। अच्छा, फिर k क्या है? k प्रोपगेशन कांस्टेंट है। k क्या है? k है प्रोपगेशन कांस्टेंट। कितना होता है ये? इसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है। तो जब आप इनकी वैल्यू रखते हो जैसे ओमेगा बाय के, तो ओमेगा हो जाता है 2 पाई न्यू और ये 2 पाई बाय लैम्डा। अल्टीमेटली देखो, आप स्पीड को न्यू इंटू लैम्डा ये वाला रिलेशन मिल जाता है। आप देखो, ये आपको स्पीड आप देख लो तो आपको देखिए न्यू इंटू लैम्डा या फिर ओमेगा बाय के। तो जब भी हम मान लीजिए वेव फॉर्म में देंगे तो ओमेगा बाय के से इसकी वैल्यू को देंगे। के इज प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है। गॉट इट? देखिए, ये चैप्टर में मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जरा उनको ध्यान रखना। नंबर वन, ये चैप्टर जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा तो बेसिक्स को से स्टार्ट होगा, और मैं कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो सिलेबस का पार्ट अब नहीं है लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, क्योंकि आपको मुझे मालूम है कि 10 के बाद आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी ना, आपको वो क्लियरिटी होगी। तो मैं आपको पूरा बेसिक से लेते हुए आगे बढ़ूंगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही चैप्टर थोड़ा प्रोग्रेस करेगा और लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, और वो आपसे तभी बनेगा जब आपने प्रीवियस अभी कोई क्लासेस के बेसिक्स हैं वो अच्छे से करें। तो आप जितने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स रखोगे उतना अच्छा आगे चैप्टर बनेगा, आपको ये बिल्कुल क्लियरिटी है। तो पहला ये बेसिक्स करवाए मैंने, ये पहला पार्ट में आपको हेल्प करने जा रहा है। अब दूसरे पार्ट का आपको करवाने वाला हूं जब ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, रे ऑप्टिक्स। तो इसमें मैं आपको मिरर, मिरर से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स, इमेज फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पर आपको स्टार्ट करा रहा हूं, और फिर उनसे रिलेटेड होते हुए हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हुए सीधे सीधे मिरर फॉर्मूले तक पहुंचेंगे ग्रेजुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर। अभी तक जितना पार्ट हमने डिस्कस किया है ये सारा का सारा पार्ट था इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि बिल्कुल एसेंशियल पार्ट है। इसकी एक एक लाइन आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अब हम लोग जिस पार्ट पर मूव कर रहे हैं वो है सबसे पहला फिनोमेना रे ऑप्टिक्स चैप्टर का, और वो फिनोमेना बेसिकली है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले वैसे मुझे बताना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, पर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने के साथ ही तुरंत इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको ऑब्जेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है, रियल इमेज में डिफरेंस क्या है, यहां से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पर, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन की बात करें तो देखिए यहां पर हमारे पास एक मिरर है, और मैं अगर इस डायग्राम की बात करूं तो ये डायग्राम आपने बहुत बार इस डायग्राम की प्रैक्टिस की होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है कि whenever light ray incident on a smooth or reflecting surface reflected back in a same medium, and this phenomena is to be known as
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज इट ओके? यहां पर ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया नॉर्मल, ये पॉइंट इंसिडेंट रे, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। गॉट इट? अब यहां से हम लोग देखते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट अपन यहां पर देखेंगे। ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल है एंगल ऑफ डिविएशन। दिस वन इज एंगल ऑफ डिविएशन। इज इट ओके? तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज अ फर्स्ट पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ये है इनिशियल पाथ ऑफ लाइट रे। इनिशियल पाथ ऑफ लाइट रे। ये है एंगल ऑफ डिविएशन। लाइट रे कितने एंगल से डिविएट हो रही है, और ये दोनों तो आपको मालूम ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट ओके? तो फर्स्टली अगर हम लोग बात करें, लाइट रे यहां जा रही थी, इस पाथ पर गई, ये एंगल ऑफ डिविएशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन, अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना है? इंसिडेंट रे 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना है? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, आई 30 है, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना है? पूरा हो गया 180। 180 माइनस 60 करोगे, 30 और 30, तो आंसर आएगा 120। गॉट इट? तो ये पहली लाइन नोट कर लो इसमें, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री देन एंगल ऑफ डिविएशन इज 30 माइनस, देखिए आपको तो ये एंगल निकालना ना, इतना पूरा 180, 180 में से 30 और 30 60 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 120। तो पहला इसका पॉइंट मेंशन करो जिससे कि ये चीजें क्लियर। आई इज इक्वल्स टू, वो तो अभी मैं नोट करा ही रहा हूँ, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो अभी मैं दोनों नोट कराऊंगा। पर पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री देन एंगल ऑफ डिविएशन इज 120 डिग्री। कितना किया आपने? एंगल ऑफ डिविएशन इज 120 डिग्री। गॉट इट? तो क्या करोगे उसमें? 180 माइनस, माइनस का ब्रैकेट में 30 प्लस 30 कर देना जिससे आपको ध्यान रहे। नोट किया इतना? इसमें बाद इसके पूरे अलग अलग केसेस कराऊंगा बाद में, मिरर का मिरर कितने डिग्री से रोटेट हुआ तो क्या होगा, बाकी सारी चीजें। पर अभी पहले बेसिक्स पर पहले पूरा फोकस करें हम लोग, बहुत सीक्वेंस वाइज मूव करेंगे चैप्टर को, जिससे कि सिर्फ नोट्स को आप अच्छे से गो थ्रू कर लो तो एक एक चीज आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग करने वाले हैं, यहां तक हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में मेंशन करना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie in the same plane.
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इतना कर लिया, डन यहां तक। ठीक है, सेकंड पॉइंट करिए इसमें। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया इतना। इसके बाद करिए यहां पर एक पॉइंट, अगर कोई लाइट रे, ये देखिए यहां पर ये एक लाइट रे है, सॉरी पहले ये मिरर है, और इस मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है अलोंग द नॉर्मल। चलिए मुझे बताइए, अगर कोई लाइट रे अलोंग द नॉर्मल ऐसे इंसिडेंट होती है तो क्या होगा? अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हुई तो क्या होगा? तो आंसर है, जब कोई भी चीज नॉर्मल के अलोंग जाती है तो उसी पाथ से लाइट रे क्या होती आएगी? रिफ्लेक्ट। यस और नो? तो जिस पाथ से लाइट रे इंसिडेंट होगी सेम पाथ से लाइट रे रिफ्लेक्टेड होगी। तो इफ लाइट रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ, if light ray incident through the normal then reflected back through the same path, incident through the normal then reflected back through the same path, if light ray incident then reflected back through the same path। कर लिया इतना? reflected back through the same path, got it ना? चलिए अब यहां पर करना, ये पूरे पार्ट में कुछ डायग्राम स्टार्ट हो रहे हैं, अब आप डायग्राम को फॉलो करना और देखना इंसिडेंट, हम रिफ्लेक्शन ही, अभी रिफ्लेक्शन ही पे गाड़ी चल रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन को जरा अलग अलग, अभी हमने किस पे देखा था रिफ्लेक्शन को? अभी हमने देखा प्लेन मिरर पर, अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। तो ये डायग्राम बनेगा पहला, तो यहां पर ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, अच्छा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग नॉर्मल लेते हैं, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये होगी रिफ्लेक्ट, so this one is angle of incidence और this one is angle of reflection। ये कर्व मिरर के केस का पार्ट है, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है और ये एंगल ऑफ डिविएशन आपको यहां पर मिलेगा, दिस वन इज द एंगल ऑफ डिविएशन थ्रू दिस पाथ। अच्छा क्योंकि रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों से मेरे एक सजेशन है, आप लोग जैसे आपका स्केल हो गया, कुछ पेंसिल्स, एक दो नहीं बल्कि अलग अलग, आप जैसे एचबी खास स्पेशल पेंसिल वगैरह, रबर वगैरह, ये सब रेजर वगैरह रखिए, और अगर मल्टी कलर एक आध पेन रख सकते हो तो वो भी रखना, क्योंकि कारण ये है कि इसमें डायग्राम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके डायग्राम्स फटाफट ड्रॉ करने हैं। तो आपको अभी बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, इतने ऑप्टिक्स में डायग्राम्स बनते आएंगे कंटिन्यूएशन में, तो आपकी स्पीड पेंसिल से अच्छी बनेगी, पर डार्क पेंसिल ज़्यादा अच्छा है, सारी चीज़ें मेंशन करते आना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
अभी मैंने अभी मैंने आपको एक चीज बोली कि अगर नॉर्मल के थ्रू कोई लाइट रे आएगी, नॉर्मल के थ्रू कोई लाइट रे आएगी, तो वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। अब ये वाला फिनोमेना देखिए आप यहां पर, आपको इस बात को ध्यान रखना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो एक्चुअली में, वो वाला पार्ट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हमेशा उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी लाइन नॉर्मल कहलाती है स्फेरिकल मिरर पर। फिर से सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर पर इंसिडेंट होने वाली कोई भी लाइन या लाइट रे वो नॉर्मल के थ्रू कहलाती है। तो अगर मैंने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का, तो अगर मैंने इससे कोई लाइट रे गई है तो ये उसी पाथ से वापस आएगी, सेम पाथ से लाइट रे क्या हो जाएगा, वापस आएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली सारी लाइनें क्या कहलाती हैं, नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली सारी लाइन क्या कहलाती हैं, नॉर्मल। इज इट ओके? यहां तक हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब जाता है वो देखिए, आप लोगों ने यहां पर ये लाइट रे है, इज इट ओके? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो ये देखिए सेंटर पर आया रहा तो ये नॉर्मल दिख रहा था, अब यहां ये लाइट रे इंसिडेंट हो गई, इज इट ओके? ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई, अब ये लाइट रे यहां से पास होगी, किसी पॉइंट से तो पास होगी, इज इट ओके? तो पॉइंट ये है कि अब यहां पर डेफिनेटली कोई एक नॉर्मल भी होगा, बीच में एक नॉर्मल होगा ना, ये इंसिडेंट हो गई और ये रिफ्लेक्टेड, तो एक नॉर्मल भी होगा। तो अब वो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें, ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये हो गई इंसिडेंट लाइट रे, दिस वन इज इंसिडेंट लाइट रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब यहां पर क्या होगा, तो उसका तरीका देखो क्या कैसे निकाला जाता है। जिस पॉइंट पर ये पूरा इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट हुआ है वहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इज इट ओके? ध्यान से सुना मेरी बात, जिस पॉइंट पर, कर्व पॉइंट पर, कभी भी कोई कर्व पाथ पर लाइट रे इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट हो, तो जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट हो रही वहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। उसके बाद उस टेंजेंट से ठीक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, उस टेंजेंट से क्या करो, ठीक परपेंडिकुलर लाइन, तो वो लाइन जो है वो आपकी नॉर्मल कहलाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके? तो जिस पॉइंट से लाइट रे इंसिडेंट हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, वहां पर क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। और टेंजेंट से तो कभी भी यदि आपको मिरर में या कभी भी किसी कर्व पाथ में नॉर्मल लेना है तो कैसे लेना है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने यहां पर बोला ये एक मिरर है और मैंने कहा यार देखो यहां पर मुझे एक नॉर्मल बनाना है, तो उस नॉर्मल बनाने का तरीका देखो, जिस पॉइंट पर नॉर्मल लेना है वहां पर मैंने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ठीक वहां से क्या ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये इस पॉइंट पर क्या बन गया, नॉर्मल। समझ में आया? अब यहां पर आप चाहो तो इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोनों आप यहां पर ले सकते हो, जैसे ये लाइट रे इंसिडेंट हुई तो ये लाइट रे यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, तो ये आपका क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या बन गया आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है सभी को? तो कर्व पाथ पर अगर आपको कभी भी नॉर्मल लेना हो तो अपन क्या करेंगे, फिर से बताओ, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इज इट ओके? तो विल ड्रॉ टेंजेंट एंड विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट टेंजेंट पॉइंट। ओके, यहां तक सभी ने किया? एंगल ऑफ डिविएशन 180, 180 जब लाइट रे स्ट्रेट चली जाए, खत्म। हाँ पूरी। अब यहां पर आ गया, इज इट ओके? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करना है आप लोगों को,
there are two types of reflection. There are two types of reflection. There are two types of reflection. First, regular reflection. Second, irregular reflection. There are two types of reflection. First, regular reflection. Second, irregular reflections. अब सबसे पहला फर्स्ट जो हम लोग रिफ्लेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं वो हम लोग देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और देखिए यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इफ ऑल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज if all reflected light rays are parallel to each other, then reflection is to be known as regular reflection. If all reflected light rays are parallel to each other, ये सारी की सारी इंसिडेंट रे हैं और ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं। सो इफ ऑल reflected light rays are parallel to each other, then reflection is to be known as regular reflection. इंसिडेंट लाइट रे तो पैरेलल होती हैं पर रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल हो, तो अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों पैरेलल हो तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड सेकेंड, if incident light rays are not parallel, देखिए यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे तो पैरेलल है, पर एक बात बताइए क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी पैरेलल है? नहीं। तो ये अगर मान लो 1 2 3, तो ये आ रहा है आपका 1, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 3 और ये आ रहा है 1 2 3। तो आप देख लीजिए सेकंड डायग्राम जो है वो किस चीज का है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसिडेंट लाइट रे तो रिफ्लेक्ट पैरेलल होती हैं पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेस विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर. So this one is a criteria through which we can determine whether reflection is regular or irregular. सेकेंड डायग्राम जो होगा सेकेंड डायग्राम जो होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का होगा. प्लेन में नहीं होता है रेगुलर, हमेशा कर्व में होता है. जितने भी सरफेस कर्व्ड होंगे उनमें होगा. डन दिस. अब करिए कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज. आप बता सकते हो इमेज क्या है? इमेज को कैसे डिफाइन करते हो? इमेज होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है. नोट करिए इमेज, whenever image whenever ये वाला पार्ट आपका इमेज का है, ध्यान रखना. रिफ्लेक्टेड लाइट रेस whenever reflected or refracted light rays, reflected or refracted light rays in whenever reflected or refracted light rays intersect
intersect or appear to intersect at a point, intersect or appear to intersect at a point, appear to intersect at a point, then image image